प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए शुरू करें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ये पार्ट जो है, इसमें से प्रश्न हालांकि एक अंक आ रहा, लेकिन इसका यूज आपके अगले नेक्स्ट दोनों चैप्टर्स में होगा। और जब ये अच्छी तरह से समझ लेंगे तब आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी अगले जो चैप्टर्स होंगे उनको समझने में। तो इसका वैसे अंक भार है आपके 1 अंक, और इसका भी साधारण सा प्रश्न अधिकतर पूछा गया है, जैसे कोस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में आ गया आपके साइन स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे इसका आंसर होगा 1। ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज होगी उनके अनुसार होगा, जिसमें हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो आपको इसमें साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू भी पुट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आप सीधा सर्वज समीकरण से भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सर्वज समीकरण क्या है और इनमें किस तरह के सूत्र है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो 3 सर्वज समीकरण हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे आपके पास में प्रश्न आ गया कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप इसको हल करने के लिए ज्यादातर की आदत होती है कि वो पहले सारणी बनाते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग अलग से लगाने की कोशिश नहीं करके पूरी पहले सारणी बनाते हैं। तो इसका टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको फिर सारणी भी अच्छी तरह से याद नहीं होती है। तो वो 20 मिनट आप अच्छी तरह से इसमें खर्च कर देते हो और एक ही प्रश्न को आप लिए बैठे रहते हो, तो लगभग 3 घंटे तो आप आराम से निकाल ही देते हो 4-5 प्रश्न में ही। तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा दिमाग काम में लेना है कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपको सर्वज समीकरण याद है, तो आप इसको दिमाग में ले आओगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में आता है 1। तो हम सीधा लिख सकते हैं सर्वज समीकरण से। सर्वज समीकरण से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अतः इसका मान जो होगा आप पूरा लिख के बराबर लिखेंगे 1। तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान होगा बिना मान रखे 45 के। तो इसीलिए हम सरल समीकरणों को अच्छी तरह से पहले याद करेंगे और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी बेसिक फॉर्मूलाज है। एक आपको कभी कभी आवश्यकता होती है ट्रायंगल की, जिसमें आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और इसमें यहाँ पर ये राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो इनके जो आपके साइन कॉस टेन, इनके जो आपस में रिलेशन है वो किस तरह से भुजाओं के साथ है, इनको भी आपको समझना जरूरी है। तो ये भी ध्यान रखें कि सबसे पहला आता है अपने साइन थीटा, जिसमें ये आप थीटा कहोगे इसको, फिर आता है अपने कोस थीटा, फिर आता है यहाँ पर टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा और फिर आता है कोसेक थीटा। इनको आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है साइन थीटा। साइन थीटा में आप देख रहे हैं कि ये होता है अपने P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। इसके बाद आता है आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो गया B/H। इसके बाद में आता है आपके P/B, P/B, यानी ये हो गया, इसमें जो अंश है या न्यूमरेटर है उसमें P/B, यानी लंब आधार लंब। फिर अपने ये हो गया कर्ण कर्ण आधार, यानी इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। तो याद रखने के लिए P, फिर हो गया अपने B, फिर हो गया यहाँ पर P, और ये हो गया अपने H, ये भी हो गया H, ये हो गया B। इनको आप इस तरह से याद रखेंगे। ये तो है साइन, ये कोस, ये टेन, ये आपका साइन, ये है कोस, ये है आपका टेन। फिर देखिए इनको आप पूरा ऑपोजिट कर देंगे। ये जो टेन है ये कॉट का ऑपोजिट है, आपने अभी देखा। तो इसको हम लिखेंगे B/P, इसको ऑपोजिट लिखेंगे H/B, इसको लिखेंगे H/P। तो इनको हम ये लिख सकते हैं BHH, BHH
एच, फिर अपने डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इसको पी बी टी, यानी कि जो फर्स्ट है वो तो हो गया कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक, यानी ये हो गया आपका कॉट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। तो इनको आप अच्छी तरह से जो भी इनका भुजाओं के साथ संबंध है उनको भी आपको याद रखना होगा। इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो h का स्क्वायर है वो अपने p का वर्ग और b का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के जो बराबर होगा। यानी कि आपको बेस और परपेंडिकुलर दिए जाने पर आप हाइपोटेन्यूज ज्ञात कर सकते हैं, और आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिए जाने पर आप बेस भी ज्ञात कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द बेस व्हेन यू हैव हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर एंड आल्सो अदर यू कैन गेट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सीखेंगे त्रिकोणमिति की टेबल। तो त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो किस तरह से बनाते हैं, उनके रेशियोज की, उनकी साइड्स के साथ रिलेशन किस तरह का है, या फिर उनकी किसी एंगल के साथ में वो किस तरह का वैल्यूज मिलता है। यानी ये तो अपना साइड के रिलेशन से संबंधित रेशियोज, और ये इसका एंगल के साथ किस तरह का रिलेशन होगा और उसकी वैल्यू क्या एंगल होने पर कितनी आएगी। इसके लिए आपको याद रखना है कि इस साइड में आपको फर्स्ट रो के अंदर हमेशा एंटर करना है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। फिर इसके अंदर आपको इस तरह से सीक्वेंस में याद रखें साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको आप इस तरह से भी रख सकते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और किसी भी तरह से आप रखेंगे तो उसमें आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसमें हम समझते हैं कि 0 में यहाँ पर सबसे पहले आप वैल्यू याद रखेंगे 0, फिर यहाँ पर आप याद रखेंगे 1/2, या याद रखेंगे 1/√2, फिर आप याद रखेंगे √3/2 और यहाँ पर 1। अब आपके लिए नेक्स्ट जो रो है वो सबसे आसान होगी। आपको केवल ये 5 वैल्यूज है वो अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब देखिए आपको एक सूत्र याद होगा tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0/1 ये हो गया अपने पास में 0। फिर इसमें जब डिवीजन करेंगे तो ये हो गया 1/√3, ये हो गया अपने 1, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3, 1/0 ये हो जाएगा नॉन डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। अब देखिए अपने cot थीटा, तो cot थीटा आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप tan का जस्ट ऑपोजिट करेंगे, यानी sin से जिस तरह से cos बना उसी तरह से हम tan से cot बना देंगे। ये हो जाएगा अपने इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब देखिए आपको sec थीटा जो है ये cos थीटा का ऑपोजिट करके ज्ञात कर लेना है, यानी cos थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा 1 का ऑपोजिट 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 एंड ये अपॉन 0 अपने हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने 1/0 यानी अपरिभाषित। अब देखिए इसको भी आप सेम साइन से cos बना उस तरह से ऑपोजिट कर देंगे। इनफाइनाइट सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2/√3 और फिर आएगा अपने 1। तो इस प्रकार से आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। इसमें याद रखने के लिए आपको हमेशा याद रखना, एक तो ये सीरीज याद रखना है और एक आपको ये सीरीज याद रखना है 0, 30, 45, 60, 90, और फिर सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है वो ये वाली रो याद रखनी है, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी जब भी आपको आवश्यकता हो, जैसे आपको आवश्यकता हुई cos 30 डिग्री की, तो आपको cos 30 का मान इस तरह से सारणी पूरा नहीं बनाना है। इसके लिए आप देखेंगे कि cos 30 है वो अपने sin 60 का ऑपोजिट है, यानी sin 60 है वो इधर वापस सीरीज बनती है
जैसे हमें ज्ञात करना है cos 30, तो cos 30 के लिए आप देखेंगे कि यह वैल्यू जब हम साइन को अपोजिट करते हैं तब प्राप्त होती है। अपोजिट का अर्थ यहाँ पर इसको उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 यही इसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार कोई भी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस तरह से डायरेक्ट ज्ञात कीजिए, दिमाग में इस टेबल को घुमाइए, न कि पूरा टेबल को बनाना है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए ये आपके 1 अंक का प्रश्न, इसका कई बार पूछा गया, जिसमें आपको डिग्री जो दे रखी है उसके अनुसार आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है और फिर सबसे महत्वपूर्ण इसमें सॉल्व करना, यानी वैल्यू पुट करने का आपका आधा नंबर होगा और उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखने का आपके आधा नंबर, यानी कुल मिलाकर आप यदि ये वैल्यू भी सही से लिख देते हो तब आपके आधा नंबर फिक्स हो गया, और जब सॉल्व तो आपको करना ही है तब आपके 1 नंबर तो पक्का हो गया। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर cos 45 डिग्री, ये आपको याद है sin 45 की वैल्यू सेम है, यानी हम इसमें सीधा लिखेंगे 1/√2। इस तरह आपने वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर sec 30 डिग्री, sec 30 है वो अपने उल्टा है cos 30 का, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है कि ये है √3/2, यानी कि उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, यानी ये वैल्यू अपने sec 30 डिग्री की। फिर देखिए cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री है अपने साइन का उल्टा, यानी sin 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा sin 30 की वैल्यू अपने 1/2 और उल्टा हो जाएगा अपने ये प्लस में ये आ गया 2। तो इस प्रकार से आपने आसानी से दिमाग में अपनी टेबल को रखते हुए ये मान लिख लिए। अब नेक्स्ट आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप ये देख रहे हैं 1/√2 प्लस ये एलसीएम लेने पर आ गया 2√3/√3। अब नेक्स्ट इसको आप इस प्रकार अंश बटे हर के अनुसार इस तरह से गुणा करेंगे, जिसमें हम ये देख रहे हैं √3 गुणा होगा 1 से तो ये हो गया √3, यहाँ पर आ जाएगा अपने √2 और 2 + 2√3। ये जो वैल्यू है इसको आपको फाइनल आंसर भी मान लेना है, लेकिन इसमें यदि आप हर का परिमेयकरण करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो, तब भी आपके फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन लंबी होगी और 1 अंक से कहीं बढ़कर ये प्रश्न बन जाएगा, इसके लिए आप ये आंसर भी फाइनल मान सकते हो। अब ध्यान रखें, आपके लिए इसी तरह की जो महत्वपूर्ण सारणी हो या सूत्रों से संबंधित जानकारी हो वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और साथ ही आगे से आगे शेयर करते रहिए।